चलिए बच्चों शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन भी है, बुरे क्वेश्चन भी है, फालतू क्वेश्चन भी है। देखते हैं, चलो पहला सवाल क्या है। आंसर द फॉलोइंग। यू कैन शील्ड चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। ये आप अगले साल सीखोगे कि अगर ये रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सुनो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कहते हैं इसको, और अगर ये एक कंडक्टर है और उसके अंदर कोई कैविटी है, कैविटी मतलब होल है अंदर कंडक्टर में, तो खासियत ये होती है कंडक्टर की कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की या कंडक्टर की खासियत है। तो अगर आपको किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस से बचाना है तो उसको क्या करो, मेटल के बॉक्स में रख दो, क्योंकि मेटल के बॉक्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो ही रहता है। तो सवाल ये पूछा है कि क्या अगर मुझे किसी चीज को ग्रेविटी से बचाना है तो इस तरह से, ओ भाई आप ध्यान देना, अगर किसी चीज को ग्रेविटी से बचाना है तो क्या इस तरह से हम उसको शील्ड करवा सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम टू मीडियम वेरी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, G m1m2/r²। उसमें मीडियम का कोई रोल ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आप किसी भी चीज को शील्ड नहीं करवा सकते हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को कोई ऐसी जगह रखो जिसमें उसको ग्रेविटी लगे ही ना। इट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो आंसर इज इम्पॉसिबल। सो द आंसर इज, क्या पूछा है पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कैन यू शील्ड द बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस? नो, एस gravitational force does not depend on intervening medium. It does not depend on intervening medium. Chalo next. An astronaut inside a small spaceship. Astronaut inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect the gravity. याद करो वेटलेसनेस का टॉपिक हमने किया था, लास्ट टॉपिक वेटलेसनेस के। सैटेलाइट जब घूमता है वो सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी जितना टुवर्ड द सेंटर, और जो अंदर एस्ट्रोनॉट होगा उसको बाहर की तरफ वो एक्सेलरेशन लगना है, तो उसको नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, जिसे हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब सवाल ये है, इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, देन कैन यू होप टू डिटेक्ट द ग्रेविटी? देन द आंसर इज यस। अगर स्पेसशिप खुद बहुत मैसिव है तो स्पेसशिप का जो खुद का ग्रेविटी होगा वो एस्ट्रोनॉट डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो किसका ग्रेविटी कैंसिल हो रहा है, अर्थ का ग्रेविटी कैंसिल हो रहा है। जीत, अब तेरे को पीछे बिठा दूंगा, हाँ मैं अगर मुंह चलाया तो। बस अब बस, ठीक है, मेरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट घूमता है, सैटेलाइट जब घूमता है तो अर्थ की ग्रेविटी कैंसिल होती है। अगर सैटेलाइट खुद बहुत मैसिव है तो सैटेलाइट की खुद की ग्रेविटी कैंसिल होने वाली नहीं है। तो वी कैन राइट हियर यस, इफ सैटेलाइट is massive, then astronaut can detect gravity. Next, if you compare the gravitational force on the earth due to the sun and that is due to the moon, you would find that the sun's pull is greater than the moon's pull. sun का gravity बहुत ज्यादा होता है because sun का mass बहुत ज्यादा है। but तो भी जो tidal effect होती है, high tide low tide, that is primarily governed by the gravitational force of moon, not of sun. ऐसा क्यों? the reason is कि जो tidal effect है that does not depends on inverse square law of gravitation. In fact, it depends on inverse cube law. यूजुअली ग्रेविटी क्या होता है, Gm1m2/r² होता है ना, बाय r², तो इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट ये टाइडल इफेक्ट में जो ग्रेविटी असर करती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स ऑन इनवर्स क्यूब। और आपको पता है कि सन बहुत दूर है कंपेयर टू द मून, तो इसीलिए इनवर्स क्यूब जब करेंगे तो सन का ग्रेविटी का जो इफेक्ट है टाइडल में वो बहुत कम हो जाता है। वी कैन सिंपली राइट हियर that gravitational force responsible for tidal effect, gravitational force responsible for
tidal effect is not proportional to is not proportional to is not proportional to the inverse square. In fact, this f is proportional to 1 by r cube, right? And as distance of sun is very large, सन बहुत दूर है ना, इसीलिए आप कह सकते हो कि सन का जो वो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा इन द टाइडल इफेक्ट. और ये टाइडल इफेक्ट कौन गवर्न करेगा? मून का ग्रेविटी गवर्न करेगा, ना कि सन का ग्रेविटी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. देखना ध्यान से, एक तुम्हारी जोड़ी भी बन रही है अभी, मेरे को दिख रहा है सब कुछ. राजन, मितेश, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. हाइट पे जाने से ग्रेविटी बढ़ता है कि घटता है? ऑब्वियसली डिक्रीज होता है. क्या फॉर्मूला है ग्रेविटी का? ग्रेविटी विद हाइट क्या फॉर्मूला है? ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. क्या लेंगे अपने? आर ई प्लस और एच होल स्क्वायर लेंगे. जितना हाइट बढ़ेगा उतना ग्रेविटी घटेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद डेप्थ. ग्रेविटी डेप्थ में जाने पे भी क्या होता है? डिक्रीज ही होता है. क्या फॉर्मूला था? ग्रेविटी एट डेप्थ इज गिवन बाय जी एट सरफेस. याद करो फॉर्मूला. ग्रेविटी एट डेप्थ क्या था? जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई. जितना डेप्थ में जाओगे उतना ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है. ग्रेविटी हाइट पे भी घटता है, डेप्थ में भी घटता है. सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होता है? सरफेस पे ही होता है. ऊपर भी घटेगा, नीचे भी घटेगा. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द बॉडी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटी होता है उसमें अर्थ का मास तो आता ही है. किसका मास नहीं आता? ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता है. ठीक है. द फॉर्मूला माइनस जी एम एम into 1 by r2 minus 1 by r1 is more or less accurate than the formula mg 1 by r2 minus 1 by r1 for the difference of the potential energy between 2 points r2 r1. दोनों फॉर्मूला सेम हो गए. It is actually mg h2 minus h1. It is mg h2 minus h1. बोलो कौन सा फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है? mg h वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है कि mg by r वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है? mg by R वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है. बिकॉज ये फॉर्मूला तो हम तभी यूज करते हैं व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं तब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, और फिर हमने ये फॉर्मूला बनाया था. और हमने जनरल केस के लिए ये वाला फॉर्मूला बनाया था इंटीग्रेट करके. तो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सपोज दैट एक्सिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट. ऐसा प्लैनेट जो ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ घूमे, then what would be its orbital size as compared to that of earth. मतलब उसके ऑर्बिट का साइज क्या होगा compared to this orbit of the earth. क्या दिया आपको? कितने स्पीड में घूम रहा है वो? twice as fast as earth. तो जो प्लेनेट है उसका जो स्पीड है वो डबल है compared to the earth. तो उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? That is what you want to find out. ठीक है. So what I can simply use, what is velocity? 2 pi r by t. वेलोसिटी क्या होता है? What is velocity? 2 pi r by t, right? So velocity is 2 pi r by t. Right? ठीक है. चलो 2 pi कैंसिल करें. मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गलत है. बोल बोल. हाँ वही करना है. टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करना है, बट वो टाइम पीरियड का रिलेशन लाना पड़ेगा ना. नहीं ना, कैसे? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अगर हम करें तो अपने को जो रिलेशन दिया है वो किसका दिया है? वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ. नहीं ना, आंसर तो आ जाएगा, बट खाली आंसर लाने के लिए थोड़ी काम करना होता है हर बार. तुम्हें क्या बोला? देयर इज अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ. मतलब उसकी स्पीड अर्थ के कंपेयर में डबल है.
और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/t होता है ना, तो डायरेक्टली आंसर आपका 1/2 आ जाएगा, बट उसका फॉर्मूला गलत है, वो ऐसे नहीं होता है। ये करना तो ऐसे ही है, इसको t² प्रोपोर्शनल टू r³ से ही करना है। ठीक है, चलो छोड़ो। सो हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 2। ना वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड, आप ऐसे याद रखो। वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड कैसे होंगे, इनवर्स होंगे। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा घूमने में। तो अगर मैं इसका रेशियो बनाने जाऊं टाइम का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। राइट, कॉल इट 1, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड आया। राइट, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉजिकली कुछ सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज सिंपली अगर हम करें वेलोसिटी v इक्वल टू 2πr/t करा, तो वहीं से रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, बट दैट विल बी एक्चुअली इनकरेक्ट। एनीवेज कोई नहीं, अपने पास स्पीड का रेशियो दिया है, प्लेनेट का स्पीड अर्थ से डबल है, तो vp/v कितना है, 2 है। अब वेलोसिटी एंड टाइम क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं इसको टाइम का रिलेशन लिखना चाहूं तो ये इनवर्स हो जाएगा 1/2। राइट, क्या रिलेशन यूज किया आपने, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी t। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस यूजिंग द कैपलर्स लॉ। चलिए आ जाइए, कैपलर्स थर्ड लॉ यूज करते हैं। क्या कहता है कैपलर्स थर्ड लॉ, t² प्रोपोर्शनल टू r³। सो आई कैन राइट tp/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू rp/re होल क्यूब। tp/t कितना है, 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू rp/re होल क्यूब। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, सो यू गेट 1/4 इक्वल टू। अब इसका निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कैल्सी के ऊपर। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कैल्सी के ऊपर। एनीवन नोस, किसी कैल्सी में बटन है क्यूब रूट निकालने का, नहीं होता है। सो इफ आई वांट टू फाइंड द क्यूब रूट ऑन द कैल्सी, इसका एक सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, स्टेप लिखो टू फाइंड द क्यूब रूट। स्टेप लिख देंगे आप लोग कैल्सी पे, टू फाइंड द क्यूब रूट। टू फाइंड द क्यूब रूट, सबसे पहले क्या करना है, नंबर एंटर करवा लेना। तो यहाँ पे नंबर है 1/4, 1/4 एंटर कराओ। 1/4 इज 0.25, एंटर कराओ 0.25। अब पहला स्टेप है, आपको ना कर क्या करना है, आपको दबाना है 2 बार अंडर रूट, दबाओ 2 बार अंडर रूट दबाओ, दबा दिया। इनटू, इनटू दबाइए 4 टाइम्स अंडर रूट, दबाइए 4 टाइम अंडर रूट। इनटू 8 टाइम्स अंडर रूट, काउंट करके दबाइएगा, 2 बार अंडर रूट, इंटू 4 बार अंडर रूट, इंटू 8 बार अंडर रूट, इंटू 2 बार अंडर रूट, एंड देन इक्वल टू। स्टेप्स आर 2 4 8 2, 2 4 8 2, 2 4 8 2, 2 बार अंडर रूट, इंटू 4 बार अंडर रूट, इंटू 8 बार अंडर रूट, इंटू 2 बार अंडर रूट, एंड देन इक्वल टू। कितना आया, 0.62। So this comes out to be 1/4 का हमने निकाला क्यूब रूट, और ये आ रहा है 0.63, दैट इज rp/re। तो आपका आंसर आएगा, चेक करिए। तो जो प्लेनेट है उसका ऑर्बिटल रेडियस होगा अर्थ के कंपेयर में 0.633 टाइम। प्लेनेट का ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, अर्थ के कंपेयर में होगा 0.63 टाइम्स। राइट, पता चला क्यूब रूट कैसे निकालना है, 2 बार अंडर रूट, इंटू 4 बार अंडर रूट, इंटू 8 बार अंडर रूट, इंटू 2 बार अंडर रूट, एंड देन इक्वल टू 2482। रिमेंबर द की। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। क्या दिया अगला सवाल, वन ऑफ द सैटेलाइट, क्वेश्चन अगेन सैटेलाइट का है। अब जुपिटर एज एन ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड दे दिया 1.769 डेज, और उसके ऑर्बिट का रेडियस दिया 4.22 इंटू 10⁸। आपको इससे कैलकुलेट करना है, द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 टाइम दैट ऑफ द सन। जुपिटर का मास कितना है, अबाउट 1000 दैट ऑफ अर्थ, सन। अब सन का मास क्या होता है, बोलो, व्हाट इज द मास ऑफ सन, तो पता होना चाहिए ना पहले। बोलो, है कोई जीनियस जिसको सन का मास पता हो। इट इज 2 इंटू 10⁻30 kg। सन का मास होता है 2 इंटू 10⁻30 kg। आर्यन, ओ आर्यन, कितना होता है सन का मास। ऐसे कर रहा है, झापड़ फेंकूंगा छुट्टी यहां से।
तो छुट्टी जापत देखिए कभी, ऐसा कर रहा है तेरे सामने लिखा अभी मैंने, मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg। तो अपने को प्रूव करना है कि जुपिटर का जो मास है वो इससे डिवाइड बाई 1000 है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है? सैटेलाइट। क्या दिया सैटेलाइट का? आपको दे दिया टाइम पीरियड कितना दिया है, 1.769 डेज। चलो एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 3600 सेकंड, ये आ गया टाइम पीरियड। जो ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका रेडियस आपको दे दिया 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। तो मैं सिंपली सैटेलाइट का फॉर्मूला यूज कर लूं। क्या फॉर्मूला सैटेलाइट का? T² इक्वल टू 4π² इंटू r³। अब वैल्यू डाल देंगे तो आपको मास कितना मिलेगा, 4π² r³ डिवाइड बाई GT²। ये सारे वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अपने को कैपिटल जी का वैल्यू पता है, सॉल्व करने पे आपको मास अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 2 × 10⁻27 kg अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करना बच्चों। अब किसको जाना है आरती में? कहा आरती में? कहा जाना है? तुझे कहा जाना है? दोनों साथ में जा रहे हो बाहर? तो फिर जाओ, और क्या। वे पेरेंट्स ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, कैसे बीच में से कोई लेने ना आए, हम भेजेंगे नहीं बच्चों को, एक मैसेज डाल दे ग्रुप में। चलिए, तो ये आएगा आपका वैल्यू मास ऑफ जुपिटर, राइट। अब इसका रेशियो निकाल लो मास ऑफ सन के साथ, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 10⁻27 है और ये 10⁻30 है। क्या हो जाएगा रेशियो? 1000 हो जाएगा ना, 1/1000। सो आई कैन सिंपली राइट हियर द मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाय मास ऑफ सन। जुपिटर का मास है 2 × 10⁻27 के अराउंड, सन का मास है 2 × 10⁻30। तो आंसर इज डिवाइड बाय 1000, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो हमारे पेरेंट्स की कभी हिम्मत होती थी कि सर को फोन करके बोले कि मेरे बच्चे को जाने दो, वहां पर ऐसा बोले तो 1 घंटा और बिठाए, बैठ कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी एक आध पेरेंट्स को जानना पड़ेगा। देखो ना, अभी आने दो किसी का भी फोन, आने दो अभी फोन, देखो क्या करते हो। मैं ही बात करूंगा आप तो। चलो नेक्स्ट, लेट अस अज्यूम दैट, यहाँ पे let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10⁻11 stars, each of one solar mass. ठीक है, how long will a star at a distance 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10⁻5 light year. क्या सवाल है, समझो ध्यान से। एक गैलेक्सी के अंदर कितना मास है, कितने स्टार है? तो एक गैलेक्सी के अंदर स्टार है 2.5 into 10⁻11 स्टार, और हर एक स्टार का मास कितना, जितना सन का मास है, 1 सोलर मास। तो टोटल मास ऑफ गैलेक्सी पहले यहां पर लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ द गैलेक्सी, कितने स्टार है? 2.5 into 10⁻11, और हर एक स्टार का मास है सन जितना। सन का मास होता है 2 × 10⁻30 kg। लेट्स सी मास ऑफ ईच सन, तो मास हो जाएगा 5 × 10⁻41 kg। चलो ये हो गया मास। अब क्या बोला है देखो ध्यान से, हाउ लॉन्ग विल अ स्टार at a distance of 50,000 light year from the galactic center takes to complete one revolution? कोई स्टार है, इसको इस गैलेक्सी के आजू बाजू एक चक्कर काटना है, कितना टाइम उसको लगेगा ये बताना है। तो सिंपल क्या लॉजिक है, सेंटर के आजू बाजू चक्कर काटना है ना, टाइम पूछा है तो क्या करेंगे, T² प्रोपोर्शनल टू r³ वाला फॉर्मूला यूज कर लें। करेंगे नहीं? करे ना। चलो आर कितना लेना है आपको? आर लेना है आपको 50,000 लाइट ईयर। बोलो एक लाइट ईयर कितना होता है मीटर में? एक लाइट ईयर मीटर में कितना होता है? एक लाइट ईयर कितना होता है? एक लाइट ईयर कितना होता है?
निकल गया वो टॉपिक। श्रीजा है 9.48 इंटू 10 पावर 16 ऐसा कुछ है। कितना वैल्यू है? +16। 9.48 इंटू 10 पावर 16 देखो ना कितना वैल्यू है 1 लाइट ईयर का। 15 के 16 ऐसा ही कुछ चेक करो ना एग्जैक्टली कितना है। एज्यूम मत करो यार, आंसर बताओ परफेक्ट। देखना पीछे दिया होगा 1 लाइट ईयर कितना है। गूगल क्या करने का, सॉल्यूशन बुक में देख लेते हैं ना, गूगल में डबल टाइम चला जाएगा। Where is it? 9.46 into 10 power 15 meter. So it is 9.46 into 10 power 15 मीटर। कितना आ रहा है बताओ चलो। ये 10 पावर इसका 4 और 5 15 मिला के 10 पावर 19 कर दो। पर इज 9.46 इंटू 5, 9.46 इंटू 5 47.3। चलो ये आ गया। और आपको पूछा टाइम पीरियड क्या लगना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम पीरियड t is given by t square equal to 4 pi square by gm into r cube, right? As per the value 4 pi square, g का वैल्यू 6.67 into 10 पावर -11, मास कितना है टोटल 5 into 10 पावर 41, r का वैल्यू है 47.3 into 10 पावर 19 का क्यूब। चलो पहले 10 पावर कितना होगा वो गिनते हैं। 10 पावर क्या होगा, ये हो जाएगा 57, 57 प्लस 11 68, 68 माइनस 41, 68 माइनस 41 तो कैलसी चला रहे हैं बोलो ये लोग 27। शर्म करो जरा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई 6.67 इंटू 5, 10 पावर आएगा 27। चलो बोलो कितना आएगा इसका, नंबर का वैल्यू बताओ। आप एग्जाम के अंदर ना पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले सकते हो, अगर कैलसी नहीं है तो पाई स्क्वायर यू कैन टेक 10। पाई स्क्वायर बहुत क्लोज आता है 10 के। अभी के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है ये। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेना, कट हो जाएगा ना। एक पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 तो फिर कट हो जाएगा, फिर तो इजी हो जाएगा। करने पड़ेंगे कैलकुलेशन, साइड पे कैलकुलेट करते जाओ और क्या। चलो कितना आ रहा है 5818। पागल हो गए क्या तुम लोग। 1 पॉइंट घड़ी में गिन रही है 1.1.18। चलो अंडर रूट करो। अभी अंडर रूट किया तो गए, यहां से अंडर रूट किया तो गए। क्यों गए, कहा गए? क्योंकि 10 पावर ऑड है, 10 पावर इवन होना चाहिए अंडर रूट करने के लिए। तो पहले इसको इस तरह से लिखो टी स्क्वायर इक्वल टू 11.82 इंटू 10 पावर 26। नाउ टेक दी अंडर रूट। अब 10 पावर 26 का हो जाएगा 10 पावर 13 और इसका कितना हो रहा है, तो यह आ गया टाइम पीरियड इन सेकंड यूनिट। डन। सारे एक ही जैसा क्वेश्चन है, टाइम पास चल रहा है, फॉर्मूला बोलना कौन सा आर। तो किया तो सही आर क्यूब। तो हाँ कहाँ किया आर क्यूब। वापस चलो वापस चलो, रुक रुक रुक। ओ ये नंबर तो रह ही गया, 47.3 का स्क्वायर तो रह ही गया। ये पूरे चैप्टर में ऐसे ही कैलकुलेशन है, एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन है। कितना आ रहा है 5818.8। तो ये हो जाएगा 58188 इंटू 10 पावर 26। चला अंडर रूट निकाल, 58188 का अंडर रूट निकाल। आयुष बेटा कैलसी जैसा कुछ आता है पता है, गणन यंत्र कहते हैं उसको। कितना आया 241.22 241.2। so your answer is 2.
हाँ भाई सुना मैंने, चलो ना अभी। 2.41 into 10 power 15 second. That is the answer of the time period. अगला सवाल, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। चलो दोनों में से एक चॉइस सिलेक्ट करनी है। पहला सवाल, इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, zero of the potential energy is at infinity, total energy of satellite is negative of kinetic और potential। बोलो total energy किसका नेगेटिव होता है, काइनेटिक का क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल का, काइनेटिक का। पोटेंशियल तो डबल होता है, टोटल एनर्जी किसका नेगेटिव होता है, काइनेटिक का। आपने ऐसा रिलेशन लिखा हुआ याद करो, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल। अगला सवाल, the energy required to launch an orbiting satellite out of the Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height out of the Earth's influence। मतलब एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, उसको फेंक के बाहर कर देना है ग्रेविटी के, और दूसरा उसी हाइट पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको फेंक देना है बाहर। किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑर्बिटिंग वाले को फेंकने में कि स्टेशनरी वाले को फेंकने में, बताओ चलो। दो ही तो ऑप्शन है, गैस करो, जो गैस करना है वो। जो ऑर्बिट करता है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का टोटल एनर्जी क्या होता है, अरे बोलो, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का टोटल एनर्जी होता है -g(MEM/2r)। ऑर्बिटिंग वाले का टोटल एनर्जी होता है -g(MEM/2r)। और अगर वो स्टेशनरी है उसी हाइट के ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका एनर्जी क्या होगा, -g(MEM/r)। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होता है -g(MEM/r)। और ऑर्बिटिंग का होता है -g(MEM/2r)। तो इसको अगर बाहर भेजना है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो एस्केप एनर्जी कितना होता है, जितना इसका एनर्जी है उतना ही प्लस करके दे दो, तो इसका एस्केप एनर्जी हो जाएगा पॉजिटिव g(MEM/2r)। और वही कि इसका जो एस्केप एनर्जी है वो डबल लगेगा आपको, क्योंकि इसके नीचे फॉर्मूला में 2 नहीं है, इसका एनर्जी डबल लगेगा g(MEM/r)। तो किसको फेंकना आसान होता है, ऑर्बिटिंग वाले को फेंकना आसान होता है, स्टेशनरी वाले को फेंकना मुश्किल होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज लेस, याद रहे ये। नेक्स्ट, डज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं एस्केप स्पीड का। क्या फॉर्मूला था एस्केप स्पीड का, हाँ, √2g(m/r)। दिस वाज द फॉर्मूला। यहाँ पे स्मॉल आ रहेगा, सरफेस पे तो फिर आर लिखते हैं हम। चलना इरेजर। चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। सारे फॉर्मूला डिराइव करे हमने। एग्जाम कब है, परसों है ना, हाँ पता है मुझे, रोटेशनल का है ना, गणपति बाप्पा मोरिया हो जाएगा, पढ़ा नहीं तो ध्यान रखना। चलो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, मास ऑफ बॉडी है इक्वेशन में, इक्वेशन में मास ऑफ बॉडी है, क्या है, स्मॉल एम कहाँ दिख रहा है तुमको, तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, इट डज इट डिपेंड ऑन लोकेशन। ये क्या हुआ, पूरे क्लास की लाइट, चलो, डज इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, यस, बिकॉज फॉर्मूला में स्मॉल आर है, तो अलग अलग हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका आंसर अलग अलग आएगा। तो डिपेंड्स ऑन लोकेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा, कई बार फॉर्मूला में एंगल थीटा है, नहीं है ना, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, या किसी भी एंगल पे फेंको, एस्केप वेलोसिटी सेम रहती है। बट तुम बोलोगे सर क्या बात करते हो, ऐसे फेंकोगे तो बिल्डिंग नहीं आ जाएगी सामने, बट द कंडीशन इज, अगर कोई बिल्डिंग नहीं है
और आपको ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी से फ्री करवाना है, तो आप किसी भी एंगल पे फेंको, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही फेंकने पे फ्री होने वाला है, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा. हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, यस, बिकॉज स्मॉल आर क्या होता है आपका, आर ई प्लस एच, और स्मॉल आर ई प्लस एच. तो इट डिपेंड्स अपॉन द height of the location also, as the small r is equal to re plus h. Got it? चलो लास्ट 2 क्वेश्चन वी विल डू, फिर यहां से अपना अगले क्लास में करेंगे. चलो. अ कॉमेट ऑर्बिट द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन है और एक कॉमेट है जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो कर रहा है. सवाल ये है, ओके, इसमें से कौन सी चीज उसकी कांस्टेंट होगी ये बताना है आपको. क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमने क्या सीखा, जितना वो पास में आएगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी. सन के पास में स्पीड ज्यादा होगी, सन से दूर रहेगा तो वहां पे उसकी स्पीड कम होगी. बोलो हाँ के ना. ठीक है. एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा. इज इट कांस्टेंट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी? इज इट कांस्टेंट और नॉट? लीनियर वेलोसिटी तो अलग होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना दूर होगा उतनी स्पीड कम रहेगी, जितना पास आएगा उतनी स्पीड बढ़ेगी. राइट. नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? तो कांस्टेंट क्या रहता है पता है? नहीं, कांस्टेंट रहता है एंगुलर मोमेंटम. याद करो कैप्लस सेकंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क लगता नहीं है. देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि फोर्स खाली ग्रेविटी का है और उसका कोई टॉर्क नहीं लगता है, तो नो एक्सटर्नल टॉर्क. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर. एमवीआर, राइट. तो कांस्टेंट क्या है? एम इंटू वी इंटू आर इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम एल होता है एम वी आर, एंड दिस एम वी आर इज कांस्टेंट. अब उसमें मास तो वेरी होता नहीं है, मास तो वैसे भी कांस्टेंट है. राइट. नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा वी बाय आर. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर होता है. कांस्टेंट क्या रहेगा? वी इंटू आर कांस्टेंट रहेगा, वी बाय आर कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है. सो वी बाय आर कांस्टेंट होने वाला नहीं है. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, यस, लिखा है यहाँ पे. एंगुलर मोमेंटम एल इज कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट? नो, बिकॉज स्पीड चेंज हो रहा है. इधर स्पीड ज्यादा, स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, इधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. पोटेंशियल एनर्जी ये भी वेरी करेगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. सिंपल बात समझो, जहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बिकॉज टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है. टोटल एनर्जी कांस्टेंट. व्हाई टोटल एनर्जी कांस्टेंट? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क. एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एल, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम. तो एक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और दूसरा क्या कांस्टेंट होने वाला है? टॉर्क इज ऑल्सो, टॉर्क नहीं, टोटल एनर्जी, नॉट अ टॉर्क, इट इज टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. तो दो चीजें कांस्टेंट रहती है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चलो. Which of the following symptoms is likely to afflict an astronaut in space? क्या हो सकता है? swollen feet, swollen face, headache और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम. ये फिक्स है ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, बिकॉज हमने देखा था कि सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी नहीं होता है, तो अप डाउन डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. तो नेट ग्रेविटी 0 होता है. तो डी आंसर कहां से आया? एज देयर इज नो ग्रेविटेशन, इसका मतलब देयर बी. और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? यस. सिंपल बात समझिए, स्पेस में जाएगा तो प्रेशर कम होगा कि नहीं? अगर बाहर का प्रेशर कम है तो बॉडी प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर बॉडी प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाएगा, और ब्लड का फ्लो जब बढ़ेगा तो क्या होगा? हेडेक होगा, साथ में मुंह भी सूज जाएगा. ठीक है. टू मोर थिंग्स, स्वॉलन फेस एज वेल एज हेडेक. सो एज external pressure is less, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,
और इससे होने वाला है स्वॉलन फेस, और इससे होने वाला है हेडेक। ठीक है, चलो अब आप लिखना शुरू करिए, अब आपके हवाले ये क्लास। चलिए अगला सवाल एक्सरसाइज में से फटाफट ध्यान यहाँ पे सबका बेटा, कोई टाइम वेस्ट करे बिना सॉल्व करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन सेज दैट इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन वंस। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at the center of the hemispherical shell of a uniform mass density has the direction indicated by the arrow A, B, C और 0। मतलब अगर ये हेमिस्फेरिकल शेल है तो उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा। तो हमें इतना पता है कि अगर पूरा स्फीयर होता है, अगर पूरा स्फीयर होता है तो पूरे स्फीयर के सेंटर के ऊपर या अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा आपका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। या नेट ग्रेविटी अंदर क्या होता है आपका, 0 होता है कि नहीं होता है, बोलो। शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे फोर्स कह लो या शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अगर मैं ऊपर वाला हेमिस्फीयर काट लूं और अगर मैं खाली आधा हेमिस्फीयर रखूं नीचे वाला, राइट, तो सिंपली यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अगर पूरा स्फीयर है तो ये क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल होके 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नीचे वाले स्फीयर का जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर वाले का अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड कौन सा एरो है, एरो सी। तो सेंटर के ऊपर आंसर क्या आएगा आपका, एरो सी आएगा। अब अगले सवाल में ऐसा पूछा है कि इफ यू हैव एनी आर्बिटरी पॉइंट पी, तो ये आर्बिटरी पॉइंट पी के ऊपर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो वी कैन यूज द सेम लॉजिक हियर कि अगर पॉइंट पी है इस तरह से, राइट, यहाँ पर है आपका पॉइंट पी, एज यू कैन सी। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दूं तो पॉइंट पी में भी ग्रेविटेशन इंटेंसिटी क्या होता, 0 होता, बिकॉज पॉइंट पी कहाँ आ जाता, पूरे स्फीयर के अंदर आ जाता, और अंदर हमेशा ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो पी पॉइंट के ऊपर भी जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसका ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इंडिकेटेड बाय व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन ई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा थियोरेटिकल जैसा क्वेश्चन है, इसके कोई एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रॉकेट इज फायर्ड, नाउ ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कैलकुलेशन बेस्ड है, समझेगा ध्यान से। रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर ये अर्थ है और ये सन है, राइट, और यहां पर आपका सपोज रॉकेट है, तो रॉकेट के ऊपर अर्थ भी अपना ग्रेविटी लगा रहा होगा, सन अपना ग्रेविटी लगा रहा होगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसको हम नल पॉइंट कहेंगे। याद करो, दो स्फीयर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे दोनों का अट्रैक्शन कैसा हो जाए, सेम हो जाए, और नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एंड लेट्स से इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है x, तो सन के सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए आपको ना डिस्टेंस दिया होगा, कितना डिस्टेंस दिया, ऑर्बिटल रेडियस दिया 1.5 इंटू 10^11। मतलब अर्थ जो ऑर्बिट में घूमता है ना, उस ऑर्बिट का रेडियस, मतलब अल्टीमेटली ये डिस्टेंस आपको दे दिया, लेट्स से कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस आपको दिया है बच्चों 1.5 इंटू 10^11 मीटर। कितना दिया ये, 1.5 इंटू, अंश पटेल, हाँ शेना माटे हमको અત્યારે टाइम नहीं મળે, સાડા તને બોલાવો, આવતીકાલે બોલાવો 3 વાગે। હા તો કઈ વાંધો નહીં, તો ક્લાસની વાર ક્યાં આવવાના, નથી પોસિબલ, तो वेट करा बढ़ 2 कलाक। चलो, तो ये है आपका ऑर्बिटल रेडियस आर। लेट्स से ये डिस्टेंस आपका एक्स है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आपका आर माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा कि लेट्स कंसिडर दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पूछा गया आपको, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। कंसिडर करते हैं, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स on rocket is 0 at distance x from earth center,
सेंटर से डिस्टेंस पूछा है आपको, और हम ग्रेविटी भी कहां से लगाते हैं, फॉर्मूला कहां से लेते हैं, अपने सारे सेंटर से ही लेते हैं, नॉट फ्रॉम द सरफेस। राइट, सरफेस से पूछा है तो फिर आपको वापस जो आंसर आएगा उसमें से अर्थ का रेडियस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कहां से पूछा है, सेंटर से पूछा, और अपने जो भी फॉर्मूला है उसमें हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से ही लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस सारे कहां से लिया है, सेंटर से ही लिए हुए हैं। राइट, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाई सन। चलो, अर्थ का ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय अर्थ से कितना डिस्टेंस है, एक्स का स्क्वायर, और सन का ग्रेविटी क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय सन से कितना डिस्टेंस है बच्चों, आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्या कैंसिल हो जाएगा, जी और एम कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो बाकी सिंप्लीफाई करते हैं, आर माइनस एक्स को ऊपर लेते हैं, सो आर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, कैन आई राइट होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम एस बाई एम ई, एम एस बाई एम ई। ठीक है, नाउ कैन आई पुट द वैल्यूज, वैल्यू डाल दो सारे यहाँ पर मैं, मेरे पास दोनों मास दिए, देख लो, मास ऑफ द अर्थ सन इज गिवन 2 into 10 power 30, mass of earth is given 6 into 10 power 24. Let's put the value, it is 2 into 10 power 30 and it is 6 into 10 power 24. This will be going to be 1 by 3 into 10 power 6. अब इसका कर लेंगे अंडर रूट करके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे सिंप्लीफाई, एंड विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। बोलो निकाल लोगे एक्स का आंसर, आप कर पाएंगे यहां से सॉल्व, नहीं कर पाएंगे, अंडर रूट निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा 10 पावर 3, 1 by 3 का अंडर रूट फाइंड कर लेना कितना आ रहा है, देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स ऊपर आएगा, फिर एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेके सिंप्लीफाई कर लो। चलो बता दो ना कितना आ रहा है ये आंसर, कितना आ रहा है ये, 0.577 इंटू 1000 होगा ना, 0.577 इंटू 1000 दैट इज 577। तो ये हो जाएगा आपका r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 577। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट r माइनस एक्स इक्वल टू 577x, so you can write r equal to 577x plus x, कितना हो जाएगा 578x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, r बाई 578। अब r का वैल्यू आपको दे दिया, ऑर्बिटल रेडियस कितना दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 11 डिवाइड बाई 578 मीटर, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। तो ये है आपका आंसर, सिंपल सा, आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटी दोनों का करना है इक्वल, एंड सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर है, नल पॉइंट वाला किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाउ विल यू वेट द सन, सन का वेट निकालना है, डेटा क्या दिया है वो चेक करते हैं, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस दे दिया। बोलो क्या कहता है, कैप्लस सेकंड लो, याद करो, कैप्लस थर्ड लो, सॉरी कैप्लस थर्ड लो, याद करो बेटा, क्या कहता है कैप्लस थर्ड लो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर क्यूब, यूज करेंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि टाइम पीरियड दिया है क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ पे किसके आजू बाजू घूमा जा रहा है, सन के आजू बाजू, तो मास ऑफ सन आएगा यहाँ पे, हेंस द मास ऑफ सन इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई जी इंटू टी स्क्वायर। नाउ पुट द डेटा गिवन, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ऑर्बिटल रेडियस आपको दे दिया 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर को कन्वर्ट करके रखना मीटर में, 10 पावर 11 हो जाएगा मीटर में, राइट, कैपिटल जी कांस्टेंट है। टाइम पीरियड आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया टाइम पीरियड, नहीं दिया है, 365 डेज। अर्थ कितना टाइम लेता है सन के आजू बाजू घूमने में, 365 डेज। तो आपको जो टाइम रखना है वो कितना रखना है बच्चों, 365 डेज। इसको सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे, राइट, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, हर एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। रख दीजिएगा यहाँ पे टी का वैल्यू, आर कितना है आपका 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर, दैट इज 10 पावर 11 मीटर। आर और टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे खुद से, आगे बढ़े, आ जाएगा आंसर यहाँ से आगे। नेक्स्ट देखते चलिए, सैटर्न ईयर, सैटर्न ईयर मतलब सैटर्न को एक चक्कर काटने में जो टाइम लगना है अर्थ के अराउंड, वो सैटर्न ईयर आपको दिया है 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। तो आपको दिया टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इज इक्वल टू 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, सही है। सैटर्न का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से 29.5 टाइम्स दिया गया है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर अवे। मतलब अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस आपको पता है, दे दिया है क्वेश्चन में, आपको बताना है सन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस क्या है। तो हमें क्वेश्चन में अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस दे दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर, हमें बताना है सैटर्न जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कितना होगा। तो क्या सिंपल फॉर्मूला है टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस का,
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है कि नहीं फॉर्मूला? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आई कैन राइट टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट का क्यूब। चलो टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न आपको दे दिया 29.5 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो ये रेशियो अपने पास है 29.5, उसका करेंगे स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सैटर्न रेडियस डिवाइड बाय अर्थ रेडियस का क्यूब। चलो इसका स्क्वायर करके निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट याद है आपको बच्चों कैसे निकालना है? बताया था मैंने आपको, 2 बार अंडर रूट, 4 बार अंडर रूट, 8 बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट एंड देन इक्वल टू। चलो फटाफट पहले इसका स्क्वायर करके क्यूब रूट बताइए कितना आ रहा है। 29.5 का स्क्वायर करिए, 29.5 का स्क्वायर 870.2। अब इसका निकालना है आपको क्यूब रूट, तो पहले 2 बार अंडर रूट करेंगे, फिर 4 बार, फिर 8 बार, फिर वापस 2 बार और फिर इक्वल टू 9.54 आ रहा है, 9.54। तो आपका ये आ रहा है बच्चों 9.54, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। चलिए तो आपका आंसर बच्चों बन चुका है, हेंस वी कैन राइट द रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट इज 9.554 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट का रेडियस आपको दे दिया, यहां पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। अर्थ ऑर्बिट का रेडियस यहां पर रख दो, आपका आंसर बन गया। क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ते चलिए। अब बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन अर्थ, बॉडी का अर्थ के सरफेस पे वेट है 63 न्यूटन, अर्थ के सरफेस पे बॉडी का वेट है 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस? हाफ द रेडियस जाने पे अर्थ के सरफेस से अर्थ की रेडियस के हाफ जितने डिस्टेंस पे जाएंगे, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, इसका आधा हो जाएगा 3200 किलोमीटर। तो अगर आप 3200 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? तो हमें पता है हाइट के साथ ग्रेविटी वेरी होता है, और ये हाइट बहुत बड़ा दिया है 3200 किलोमीटर, तो अपने को एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटी एट हाइट? सो वी कैन राइट हियर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट h, we can write here variation of gravity with height h। क्या फॉर्मूला है ग्रेविटी एट हाइट h? एग्जैक्ट फॉर्मूला बताइए, G1 प्लस h बाई आर ई होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ग्रेविटी एट हाइट इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस इंटू 1 प्लस h बाई आर ई होल स्क्वायर, है ये फॉर्मूला? है ये फॉर्मूला? राइट। अब आपको हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में? आपको हाइट दिया है अर्थ के रेडियस का हाफ। देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो h की जगह रख देंगे आर ई बाई 2। सो लेट्स पुट h इक्वल टू आर ई बाई 2 डिवाइड बाई आर ई होल स्क्वायर, आर ई कैंसिल होगा, बचेगा 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9/4, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, तो इट इज जी इंटू 9/4, 4 आ जाएगा ऊपर। तो वहां पे आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 4/9 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन सरफेस। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ऐसा पूछा है ना आपको, तो वी कैन राइट हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट दैट हाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट हाइट h इक्वल टू आर ई बाई 2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट हाइट h कितना फाइंड करा मैंने हाइट h पे ग्रेविटी? 4/9 g, विल पुट इट हियर 4/9 ge, राइट 4/9। व्हाट इज मास इंटू ge? दैट इज द फोर्स ऑन द सरफेस, और सरफेस पे कितना फोर्स दिया है क्वेश्चन में? 63 न्यूटन। कैंसिल करेंगे 7 इंटू 4 आ जाएगा 28 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स mg दिया है 63 न्यूटन, हाइट पे फोर्स बताना है तो हाइट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज कर लो पहले, और हाइट पे ग्रेविटी कितना है वो निकाल लीजिए, एंड देन पुट m इंटू जी, यू विल गेट द वेट एट हाइट। बोलो क्वेश्चन आया समझ में? बोलिए क्वेश्चन आया समझ में सबको? क्वेश्चन क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, बोलो कौन सा? हाँ, अब उससे भी आ जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² से भी आंसर आ ही जाएगा, आर की जगह आर प्लस एच रख देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Assuming the earth to be sphere of uniform mass density,
हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन, हाउ मच बॉडी वेज हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट वेज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। सरफेस पे वेट है 250 न्यूटन, अपने को डेप्थ में जाना है, कितने डेप्थ में जाना है, हाफ वे डाउन, तो अपने को डेप्थ लेना है कितना, RE/2 जितना, वहां पे उसका वेट क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी डेप्थ का भी, हाइट का भी फॉर्मूला, डेप्थ का भी है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ। तो डेप्थ के साथ ग्रेविटी वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी एट डेप्थ होता है आपका ग्रेविटी एट सरफेस इंटू 1 - D/RE, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलास। डेप्थ में फॉर्मूला क्या आता है, G इंटू 1 - D/RE। हाइट में अप्रोक्सीमेट में फॉर्मूला था 1 - 2H/RE अप्रोक्सीमेट। हाइट में एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आगे यूज किया वो कैंसिल यहाँ पे ध्यान, राइट। चलो वैल्यू रखते हैं फटाफट, अपने को डेप्थ कितना देना है, RE/2 जितना, RE कट 1 - 1/2 क्या बचेगा 1/2, तो वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, GE/2 हो जाएगा। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट डेप्थ दी क्या हो जाएगा, M इंटू ग्रेविटी एट डेप्थ दी, M इंटू जी एट डेप्थ दी, कितना आया डी, ग्रेविटी का वैल्यू GE/2। चलो सरफेस पे मास इंटू ग्रेविटी कितना है आपके पास 250 न्यूटन, तो योर आंसर इज 250/2 दैट इज इक्वल टू 125 न्यूटन। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, 2-2 3-3 मार्क में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर जिसके भी स्कूल के एग्जाम में वो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ग्रेविटी विद डेप्थ, ग्रेविटी विद हाइट, ये सारे इजी क्वेश्चंस है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलो अगला सवाल, अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड, कितने स्पीड से रॉकेट छोड़ा, 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब तो बताना है हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। एस्केप तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड थी, एस्केप वेलोसिटी क्या थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हमने तो रॉकेट को खाली 5 की स्पीड से फायर किया है, मतलब बाहर तो जा नहीं पाएगा, वो एक हाइट तक जाएगा, वापस वहां से कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब वो सरफेस के ऊपर है उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्योंकि आपने फायर किया उसको हाफ mv²। जैसे कैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक धीरे धीरे कम होगी, और जब हाइट पे होगा तब कौन सा एनर्जी होगा, ओनली पोटेंशियल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल का, mgh, नो, mgh तो कहां वैलिड होता है, खाली सरफेस के क्लोज, आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे बच्चों के टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। चलो सरफेस पे आपका मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सरफेस पे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आर इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ये इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है, राइट। और आप लिख सकते हो एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज gravitational force is conservative, as gravitational force is conservative, total mechanical energy is conserved। चलो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट, सरफेस के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम दी सरफेस, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू m इंटू v²। अब अगर वो h हाइट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -g me m डिवाइड बाई h हाइट है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, RE प्लस h। और h हाइट पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। फॉर्मूला पता चल गया आपको क्या करना है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी -g me m बाई RE, h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी -g me m डिवाइड बाई RE प्लस h। सरफेस पे काइनेटिक हमने दिया है हाफ mv², h हाइट पे एनर्जी क्या, काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस दोनों एनर्जी को खाली सेम बैलेंस कर दो, आंसर आ गया। जा रही है बात सबके भेजे में, इजी क्वेश्चन है एकदम, इजी क्वेश्चन है एकदम। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, मास ऑफ रॉकेट कैंसिल हो जाएगा यहां से, इसको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। अपने को ये h निकालना है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ये टर्म को सामने ले लो,
इधर बच जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, इसको सामने लेके क्या कॉमन निकाल लेंगे, GME, ये सामने आके प्लस हो चुका है, यहां बचेगा 1/RE, और इधर क्या है 1/RE प्लस एच, ये प्लस 1/RE हो जाएगा, इधर माइनस 1/RE प्लस एच है, GME कॉमन निकाल लिया, राइट। ओके, लेट्स टेक द एलसीएम हियर। अब देखिए यहाँ पे ना मेरी बात समझ ध्यान से, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेने जाएंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, फिर आपको वैल्यू डालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर। सो बेटर देन दिस, GME को नीचे लेके पहले इतने टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। हमने कितना स्पीड दिया था 5 किलोमीटर, दैट इज 5 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻−11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24। इधर क्या बचा आपके पास, टिक टिक दी एलसीएम, क्या बचेगा आपके पास, RE प्लस एच माइनस RE डिवाइड बाई RE इंटू RE प्लस एच, राइट। चलो यहां से एक एक RE कैंसिल हो जाएगा, तो भी कैलकुलेशन तो कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है, देखना आप। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा बताइए ये वैल्यू, जल्दी करिए। 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6.67 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है, 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6.67 डिवाइड बाई 6.31, आगे एक और नंबर बता, 0.31, 0.312, 10 पावर बता, 10 पावर ये हो जाएगा 6 प्लस 11 17, 17 माइनस 24 10 पावर -7, दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या है h, चलो यहां पे ब्रैकेट ओपन करो, व्हाट यू विल गेट RE स्क्वायर प्लस RE इंटू एच, ब्रैकेट ओपन करो, RE स्क्वायर इंटू RE प्लस एच, या फिर एक काम करते हैं ना, एक RE को भी ऊपर ले लेते हैं, एक RE को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, चलो एक RE ऊपर ले लेते हैं, हाँ तो यहां बच जाएगा आपका, मैं RE का वैल्यू अभी डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, RE का वैल्यू लास्ट में ही डालेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो ये RE एक ऊपर ले लेंगे, एक RE यहाँ नीचे रहने देंगे, यहाँ पे ऊपर आ गया एक RE का वैल्यू, चलो RE मल्टीप्लाई करो, कितना होता है RE का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 h डिवाइड बाई RE प्लस एच, राइट, 1.9, let's take it is 2 into 10⁻−1, that is equal to h upon RE plus h, that is 0.2, कितना हो गया है 0.2 हो गया, लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो h इक्वल टू 0.2 RE प्लस 0.2 h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया, चलो h वाले टर्म को इस तरफ ले लीजिए, ले सकते हैं, तो h माइनस 0.2h कितना हो जाएगा 0.8h, h माइनस 0.2h कितना हो जाएगा 0.8h, यहाँ क्या है 0.2 RE, तो h का वैल्यू कितना आ गया देखो RE बाई 4, 6400/4 कितना आ जाएगा 1600 किलोमीटर, RE क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है ना, डिवाइड बाई 4, हेंस द आंसर इज, रॉकेट कितने हाइट तक जाएगा 1600 किलोमीटर की हाइट तक ये रॉकेट पहुंचेगा, ये रॉकेट 1600 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचेगा और फिर वापस आ जाएगा। देखो इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, लॉजिक खाली यही है, एनर्जी कंजर्व करना है। सरफेस पे कौन कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, एच हाइट पे कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, क्या हो जाएगा 0। जो भी करना है आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का एस्केप स्पीड कितना होता है हमें पता है बच्चों, एस्केप स्पीड का वैल्यू ऑलरेडी ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करा, हमने प्रोजेक्ट किया कितने स्पीड से, हमने प्रोजेक्ट किया थ्राइस दी स्पीड, हमने ऑब्जेक्ट को इससे 3 गुना स्पीड से प्रोजेक्ट किया, मतलब 33.6 किलोमीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब जब ये अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाएगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड एस्केप से ज्यादा है तो ग्रेविटी को तो छोड़ ही देगा, और बाहर जाने के बाद भी उसके पास स्पीड बचेगी, वही अपने को निकालना है कितनी स्पीड बचेगी। ओके अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या, बहुत ध्यान से देखना है, इसका हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे।
और आगे जाकर जब भी किसी एमसीक्यू में ऐसा कुछ दिखेगा ना तो डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर एक ही बार में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखना मुझे दिया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है बच्चों आपको, √2 g m/e/r। एस्केप वेलोसिटी होता है √2 g m/e/r, और जिसका वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में 11.2 मीटर पर सेकंड। आपने जो स्पीड से फेंका है वो 3 टाइम्स एस्केप स्पीड है। कितने स्पीड से आपने फेंका है? 3 टाइम्स ये एस्केप स्पीड आपने फेंका है। आपको बताना है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट इज फार फ्रॉम अर्थ। लेट्स से ये स्पीड है इसका v डैश, जो आपको फाइंड करना है। हाँ चलो, हम क्या करेंगे, अगेन द सेम कंसेप्ट वी कैन यूज। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी सरफेस पे है उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी ग्रेविटी छोड़ने के बाद भी रहेगा उसके पास, आगे ना। सो आई कैन सिंपली यूज द सेम कंसेप्ट एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, as the gravitational force is conservative in nature, we can write here kinetic energy plus potential energy at surface। हमने छोड़ा कहां से था इसको? सरफेस से। this should be same as kinetic energy plus potential energy at infinity, जब वो infinite दूर चला जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे वही राजू, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सरफेस पे? हाफ mv²। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -g_MEM/re। पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस -g_MEM/re। अब जब वो इनफाइनाइट चला गया, लेट्स से उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², एंड इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -g_MEM/डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एंड 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज वो अर्थ से बहुत दूर जा चुका है। तो अभी अर्थ का कोई पोटेंशियल एनर्जी उसको लगने वाला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन में रॉकेट अर्थ के ग्रेविटी में ही रह गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां रहेगा, काइनेटिक क्या हो गया था? 0 हो गया था एच हाइट पे जाने के बाद, फिर वो नीचे आ गया था वहां से। आयुषी ध्यान दे, यहाँ पे अटेंशन नहीं है तेरा बिल्कुल भी, फोकस कर यहाँ पे। चलो नमन सीधा बैठ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं कोई वैल्यू यहाँ नहीं रखूंगा, वैल्यू रखूंगा तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डोंट पुट द वैल्यू, वैल्यू मत रखो, वैल्यू रखे बिना इसका आंसर लाओ। ठीक है, कैसे आंसर आएगा देखिए। आई द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, है ना। चलिए देखिए, सो आई कैन राइट हियर द एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का? √2 g_ME/re। दोनों तरफ स्क्वायर करो, 2 को नीचे ला दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? g_ME/re। लेट मी कॉल इट 2 एंड लेट्स से इट इज 1। तो ये जो टर्म है ना g_ME/re, दिख रहा है आपको? उसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? v²/2। स्मॉल m तो पहले ही उड़ जाएगा आपका, तो मैं ये g_ME/re की जगह रख दूंगा v²/2। रख सकते हैं? लेट्स पुट इट। सो पुटिंग 2 in 1। चलो इधर क्या था आपके पास बेटा? v²/2। मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वैल्यू, g_ME/re क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चों? ये v²/2। चलो रख दू यहाँ पे वैल्यू, मैं ये v²/2 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है आपका? v²/2, 2 कैंसिल। तो आगे आपके पास फॉर्मूला देख लो, v' इक्वल टू √v² माइनस v²। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज। जब भी ऑब्जेक्ट को एस्केप से ज्यादा स्पीड से फेंका जाए तो ग्रेविटी छोड़ने के बाद उसके पास कितनी स्पीड बचती है? तो उसके पास स्पीड बचती है √v² माइनस v²। राइट, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। अपने को एस्केप, अपने को स्पीड कितना दिया? 3v दिया हुआ है। लेट्स पुट इट हियर, हेंस v' इक्वल टू, अपने क्वेश्चन में v दिया है 3v। चलो 3² 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2√2। लेट्स सॉल्व इट। 2 into 1.41, एस्केप वेलोसिटी है 11.2। कितना आंसर आएगा बताओ फटाफट, कितना? क्लास चालू है, कैसे आऊं यार चालू क्लास में? उनको बोलो वेट करे, चालू क्लास के टाइम पे आने का ही नहीं, मिल ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 30 31.5, तो आंसर इज 31.5
किलोमीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड उसके पास बचेगी, राइट। आपने उसको फेंका कितने स्पीड से था, 3 टाइम्स एस के, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा ये आपका 33.6 किलोमीटर पर सेकंड, राइट। इसमें से कितना बचा हुआ है, 31.5 किलोमीटर पर सेकंड बचा हुआ है उसके पास अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ने के बाद भी। रिमेंबर दिस जनरल फॉर्मूला। सॉल्यूशन आया समझ में सबको? सॉल्यूशन का स्टेप क्लियर है? क्या करना है आपको, सिंपली एनर्जी ही कंजर्व करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आगे बढ़े, चलो देखते हैं अगला सवाल भी इसी सिमिलर टॉपिक के ऊपर ही है ये भी। सैटेलाइट, सैटेलाइट का क्वेश्चन आया, ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। कितने हाइट पे ये घूम रहा है, घूम रहा है द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। अगर सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर फेंक देना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो याद करिए फॉर्मूला, जब सैटेलाइट घूमता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नहीं पता। इट इज माइनस जी एम ई एम बाई 2r। उतना ही एनर्जी आप प्लस करके दे दो, सैटेलाइट भाग जाएगा। माइनस एनर्जी का मतलब है ये एनर्जी ने अर्थ को जोड़े रखा है ग्रेविटी के साथ, उतना ही एनर्जी प्लस करके दिया गया, सैटेलाइट भाग जाएगा ग्रेविटी को छोड़ के। सो हम यहां पे लिखेंगे दैट टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्या फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई 2 इंटू आर। आर कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सरफेस, सॉरी आर कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। आर कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। तो अगर एच हाइट पे है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो ये होता है सैटेलाइट का एनर्जी। अपने लास्ट में ये डेरिवेशन किया था, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के बनाया था हमने। सो आई कैन राइट योर एनर्जी रिक्वायर टू, क्या बोला है, रॉकेट द सैटेलाइट, टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ ग्रेविटी। कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा, विच इज पॉजिटिव, जी एम ई एम डिवाइड बाई 2r e प्लस एच, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है इट इज बाइंडिंग एनर्जी। इसने सैटेलाइट को बांध के रखा है ग्रेविटी के साथ, उतना ही प्लस करके दोगे, टोटल एनर्जी 0, सैटेलाइट भाग जाएगा, राइट। अब वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, जी का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, 400, कितना है, नहीं, मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, व्हाट इज मास ऑफ सैटेलाइट, दिया होगा क्वेश्चन में 200 केजी। मास ऑफ सैटेलाइट है 200 केजी, 2 इंटू, चलो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और हाइट कितना दिया है आपको, 400 किलोमीटर है, दोनों में किलो कॉमन निकालिए, 10 पावर 3। इसको करिएगा सॉल्व, आपका आंसर आपको मिल जाना है जूल यूनिट के अंदर। बोल हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व, क्लियर है क्वेश्चन। सिर्फ सैटेलाइट का नेगेटिव एनर्जी जितना होता है उतना ही आप प्लस करके दे दो, सैटेलाइट फ्री हो जाएगा, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते। कल आपका एग्जाम है रोटेशनल मोशन का, कल एग्जाम है आपका रोटेशनल मोशन का, कल थर्सडे है ना, तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम एट 3:30, तब जाके हम एक क्लास चालू कर पाएंगे एटलीस्ट एट 4:45। तो यू हैव टू कम फॉर द एग्जाम एट 3:30 PM टुमारो। रोटेशनल मोशन का एग्जाम है, तैयारी करके आए सारे बच्चे, ठीक है। चलो, ये आप लोगों के स्कूल में है रोटेशनल मोशन? नहीं, आपका एग्जाम मंडे से है, पक्का है मंडे से, मंडे से है एग्जाम, तेरा थोड़ी है। वर्षा, तू कौन से स्कूल में है? तुम्हारे स्कूल में है ना रोटेशनल? हाँ, तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है रोटेशनल? कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर पहले खाली, बस 5 भी हाफ ही है, ले बोलो, ठीक है। तो जिनके स्कूल में रोटेशनल नहीं है उनको भी एग्जाम देना है, ठीक है। अगर अगले 3 दिन आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है, उसके बाद भले आप एग्जाम मत दो, कल का एग्जाम देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोल, तू मत देना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और किसी का परसों एग्जाम है, नहीं है ना, तो नहीं देना तुझे, ठीक है, डोंट वरी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कल थर्सडे, वैसे भी उसके बाद 3 दिन बचेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। ऑलरेडी हम मल्टीपल चैप्टर के मल्टीपल टाइम टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं 2021।
टू स्टार्स ईच ऑफ द सोलर मास आर अप्रोचिंग ईच अदर. दो स्टार है, दोनों का मास सन के जितना है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है. फॉर हेड ऑन कोलिशन व्हेन दे आर डिस्टेंस 10 पावर 9 किलोमीटर, जब वो 10 पावर 9 किलोमीटर दूर है, उनकी स्पीड नेग्लिजिबल है. व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड, वो कितने स्पीड से कोलाइड करेंगे. रेडियस ऑफ ईच स्टार इज गिवन इज 10 पावर 4. राइट. assume the stars to remain undistorted until they collide. Right. use the known value of g. दो स्टार जब एक दूसरे के दूर है, स्पीड नेग्लिजिबल है, तो उनके बीच में कौन सी एनर्जी होगी. दो स्टार एक दूसरे के दूर है, स्पीड नहीं है उनके पास, कौन सी एनर्जी होगी उनके पास. पोटेंशियल माइनस जी m1 m2 बाई आर. अब जब वो कोलाइड करने के लिए पास आएंगे तो कौन सी एनर्जी होगी. काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल. ठीक है. तो जब ये दोनों एक दूसरे के दूर है, राइट, डिस्टेंस है उनके बीच में 10 पावर 9 किलोमीटर, दोनों की स्पीड नेग्लिजिबली जीरो है, तो अभी इनके पास टोटल एनर्जी में क्या क्या होगा. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टार्स माइनस जी m1 m2, दोनों का मास सेम है ना, तो लेट्स राइट mm लिख देते हैं. माइनस जी mm डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा r. Now should I take it twice because दो stars हैं. Should I take it twice? No, because this is the formula of the potential energy of the system, not of individual mass. ये जो फॉर्मूला है ना Gm1 m2 by r, ये दोनों का मिला के पोटेंशियल एनर्जी, अकेले का कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है. ठीक है. और जब ये दोनों टकराने के लिए पास आए, सुनिए, जब ये दोनों टकराने के लिए एकदम पास आ गए, लेट्स से अभी दोनों का स्पीड है v, दोनों का स्पीड है v. अब दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ देम, क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम सेंटर. और जब दोनों टकरा जाएंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस 2r. डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप. अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा काइनेटिक. बोलो एक स्टार का काइनेटिक क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर. ये एक स्टार का काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कितने स्टार है, दो. काइनेटिक एक का ही होता है, तो दोनों का मिला के हो जाएगा ट्वाइस. दोनों का मिला के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी mm डिवाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2r. ठीक है. इधर यहां पे ध्यान देना भाई. ठीक है. तो इनिशियली खाली कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल, और फाइनली कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक. दोनों का आएगा इंटू 2, खास ध्यान रहे, एंड पोटेंशियल दोनों का मिला के हो जाएगा माइनस जी mm बाई 2 इंटू आर विच इज द रेडियस. अब क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, as the gravitational force is conservative, as the gravitational force is conservative, what we can write, E1 equal to E2. सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से. ये 2 खास ध्यान रखें सारे बच्चे, मैं रेड मार्क करता हूं इसके ऊपर. राइट. तो यहां बचेगा आपका mv स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r. एक m कैंसिल कर दीजिएगा, ये भी कैपिटल m ही है. एक m कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी आप सिंप्लीफाई करके बता दीजिएगा स्पीड का वैल्यू कितना आ रहा है. इसको सामने लीजिए, gm कॉमन निकलेगा, यहां आएगा नीचे 1/2r, यहां बचेगा -1/r. सो यू कैन राइट योर gm हमने निकाला कॉमन, ये 1/2r प्लस हो जाएगा, 1/r रहेगा, यहां बचेगा आपका v का स्क्वायर, टेक द अंडर रूट. v का स्क्वायर हुआ ना, इसको सामने लिया, v का स्क्वायर है, अंडर रूट निकाल लिया, नाउ यू गेट द आंसर. वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. राइट. कैपिटल जी आपको पता है, स्टार का मास आपको दे दिया गया है. राइट. रेडियस भी आपको दे दिया है, स्टार का 10 पावर 4 किलोमीटर में है. मैं सारे वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ रख देता हूँ, आप आंसर रख दीजिएगा. फिर जी का नोन वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11, मास है 2 इंटू 10 पावर 30, रेडियस दिया है 10 पावर 4 किलोमीटर, दैट इज 10 पावर 7 मीटर. राइट. स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना दिया है, 10 पावर 9 किलोमीटर, दैट इज 10 पावर 12 मीटर. सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. तो द लास्ट क्वेश्चन. ओके. Two heavy sphere each of mass 100 kg, radius 0.10 meter are placed 1 meter apart on a horizontal table. दो स्फीयर है,
इस तरह से टेबल के ऊपर रखे, दोनों का मास सेम है 100 kg ईच, दोनों का रेडियस भी सेम है 0.1, राइट। 1 मीटर दूर दोनों को रखा गया है टेबल के ऊपर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे फोर्स क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर आप सेंटर में कुछ भी ऑब्जेक्ट रखोगे, दोनों तरफ सेम मास है एग्जैक्टली, तो ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर में है। ये इधर से खींच रहा है 100 kg का ऑब्जेक्ट, ये इधर से खींच रहा है 100 kg का ऑब्जेक्ट, तो दोनों का मिला के नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो पोटेंशियल होता है -gm/r, लिखा है फॉर्मूला हमने। पोटेंशियल एनर्जी होता है gm1m2/r एंड पोटेंशियल होता है -gm/r। m1 m2 नहीं, उसमें खाली एक ही m आता है, और सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 0.5, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0.5। सो वी कैन सिंपली राइट हियर ड्यू टू सिमेट्री gravitational force at center is 0. Due to symmetry gravitational force at center is 0. सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। ओके, एंड पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर, तो एक मास का पोटेंशियल होता है -gm बाई कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका 0.5, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ चाहिए आपको, सेंटर पे। वो टोटल डिस्टेंस 1 है, सेंटर मतलब 0.5 तो ये एक का पोटेंशियल है, ऐसे कितने स्फीयर है, 2 है, तो इंटू 2। आई पुट द वैल्यू ऑफ जी, मास दिया हुआ है 100 kg, इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5। सॉल्व करिए कितना आ रहा है ये, सॉल्व करिए फटाफट। 6.67 इंटू 4 कितना आ रहा है, 6.67 इंटू 4 26.6, 10 पावर हो जाएगा -9। यूनिट क्या होगा, इट्स द एनर्जी बाय मास। यूनिट खास ध्यान रखना, पोटेंशियल इज एनर्जी बाय मास, एनर्जी इज जूल, मास इज केजी, सो दैट्स द आंसर ऑफ पोटेंशियल। और क्या पूछा है, इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। अगर यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, यस, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कोई ग्रेविटी लगने वाला नहीं है। Is this equilibrium stable or unstable? It's a stable equilibrium. What does the stable unstable equilibrium means? ध्यान से समझना। अगर एक बाउल है और यहाँ पे अगर मैंने एक स्फीयर रखा है बाउल पे, is it stable equilibrium? Yes. Why? Because अगर मैं स्फीयर को डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो वापस कहाँ आ जाएगा, बीच में ही आ जाएगा, तो इसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर वहीं पे मान लो बाउल ऐसा उल्टा है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया हुआ है, इक्विलिब्रियम तो है, बट अगर आप इसको डिस्प्लेस करो तो वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, वैसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, जब भी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुमने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अगर मैं यहां पे एक मास रख के थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूं तो क्या वो वापस आ जाएगा बीच में, नहीं आएगा, क्योंकि आप थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये स्फीयर क्या करेगा, उसको खींच लेगा, वापस कैसे आएगा। इस तरफ इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इस तरफ इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, थोड़ा भी आप मूव करोगे तो इसके इन्फ्लुएंस से ये खींच लिया जाएगा, मतलब देखो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो वी कैन राइट हियर मास प्लेस दैट सेंटर is in equilibrium which is unstable as object does not return to mean position if displaced. So that's the end of the exercise of the chapter gravitation, right? 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद MCQs कंटिन्यू करेंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, राइट? मैं इसका पीपीटी आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।